हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशीष चौबे स्वागत करता हूं आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर। तो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है, सब कुछ थ्योरी है। मैं बस बोलूंगा, आप सुनेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन है। मैंने मेंशन किया हुआ है ये टॉपिक जो आज पढ़ाना है, और ये टॉपिक है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कल ही, पता है आप लोगों को, है ना। तो आज उसी में पढ़ना है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। जो वैद्युत चालन होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। अभी तक क्या था, अभी तक हम पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जो चार्ज था वो मूव नहीं कर रहा था, ठीक है, उसमें मूवमेंट नहीं था, वो स्टेबल था, स्थिर था। उसके बाद जो दूसरी यूनिट आई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, उसमें चार्ज क्या करने लगा, मूव करने लगा। जब चार्ज मूव करने लगा है तो हम समझेंगे कि कौन कौन से अपने कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है वो, है ना। तो ये रहा चैनल का नाम, स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। अब इसमें पढ़ना है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। देखो भाई, समझो पहले इसको। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। हम लोग जानते हैं कि सभी पदार्थ जो होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। बच्चे से भी पूछ दोगे वो भी यही जवाब देगा कि सभी पदार्थ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन छोटे छोटे कणों को बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक है। अब इस परमाणु का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा परमाणु का स्ट्रक्चर। परमाणु साधारणतः गोलाकार होता है, ठीक है, और उसके केंद्र का जो भाग होता है वो धनावेशित होता है। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन रहते हैं और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। और इसकी जो आउटर सेल्स होती हैं, बाहरी कक्षाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये देखो, यहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव का। अब देखो, जो और इसको भाग को बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये नाभिक को छोड़कर नहीं जाते और नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम परमाणु का, यानी कि एटम का। ये होता है परमाणु का स्ट्रक्चर। अब जो परमाणु के पास वाला इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण बल लग रहा होगा। अब ये थोड़ा दूर था तो इसके बीच में थोड़ा आकर्षण बल कम हो गया होगा। ये और भी दूर था तो इसके बीच में और कम हो गया होगा। और जो सबसे बाहर वाला परमाणु है, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, सबसे कम आकर्षण बल होता है। मतलब जो परमाणु होता है एक गोलाकार भाग होता है, इसके केंद्रीय भाग में धनावेशित संचित रहता है, क्योंकि केंद्रीय भाग में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां भी ये इकट्ठे रहते हैं उसको बोलते हैं नाभिक। और उसकी जो बाहरी कक्षाएं होती हैं, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। जो उससे थोड़ा दूर थे उनमें बल थोड़ा कम था, जो और दूर थे उनमें बल और कम था। लेकिन जो सबसे बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन थे वो बहुत ही कम आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए थे, ठीक है, समझ गए। अब हुआ क्या, हमने इसको गर्म कर दिया। हमने क्या किया, धातु को, क्योंकि ये परमाणु धातु में था, हमने उस धातु को हीट दी, गर्म किया। तो जब धातु को गर्म करेंगे तो इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है ये भी गर्म हो जाएगा, यानी कि इसको क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये क्या मूव करने लगेगा, मतलब इसमें मूवमेंट आ जाएगा, इसमें थोड़ी गति आ जाएगी। जब इसमें मोशन आ जाएगी, जब ये मोशन करेगा तो क्या करेगा, आकर्षण बल तो बहुत कम, हीट कम बना था। मान लो मुझे कोई बहुत तेजी से पकड़े और कोई मुझे खींचे, तो क्या हम बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब वो बहुत आराम से पकड़े हुए है और मुझे कोई खींच ले जाए तो हम बाहर चले जाएंगे। तो वही इसके साथ हुआ। ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम आकर्षण बल द्वारा इस केंद्र से बंधा हुआ था, नाभिक से बंधा हुआ था। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बाहर चला गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी धातु में क्या, धातु को धातु से रगड़ दें, उसको गर्म कर दें, उसको घिस दें, तो क्या होता है, जब ये सारे काम करते हैं तो इसका जो बाहर का परमाणु, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल जाता है। आवेश भी तो ऐसे उत्पन्न हो रहा था, जब जो चीजों को घिस रहे थे तब आवेश उत्पन्न हो रहा था। क्यों, क्योंकि इस क्रिया से जो बाहर का इलेक्ट्रॉन था वो निकल जा रहा था। तो बाहर का, जैसे ही बाहर का इलेक्ट्रॉन निकला, इसका नाम क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया,
तो धातु में एक परमाणु तो होगा नहीं, कई सारे परमाणु होंगे। जब धातु को गर्म करेंगे तो कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इनका नाम क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जो वैद्युत चालन होता है इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों पे होता है आवेश, और जब ये परमाणु को छोड़कर बाहर आ गए तो क्या हो गए? मुक्त हो गए। अब इनको हम कहीं भी भेज सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या था? वैद्युत चलन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल था, जो हमने बताया है। आपको समझ में नहीं आया तो रिकैप करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब और भी चीजें बता रहे हैं। अब इसमें पहला आता है, जब वैद्युत चलन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझ में आ गया, अब आ गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि धातु के ही बाहर चला जाए, नहीं। आप लोग घर से निकल सकते हैं लेकिन धरती से बाहर नहीं जा सकते। उसी प्रकार से परमाणु था, वो निकला है परमाणु से, ना कि धातु से। लेकिन ये रहा कहाँ पे? धातु के अंदर ही रहा। मान लो ये बोर्ड था, ये धातु का बना हुआ था, इसमें कई सारे परमाणु लगे हुए थे। अब परमाणु से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन रहा कहाँ पे है? धातु में ही रहा है। जब धातु में रहा है तो एक चीज आती है, एक नई चीज पढ़ने को आपको मिलेगी, उसको बोलते हैं यादृच्छिक गति। क्या बोलते हैं? यादृच्छिक गति। इसी को बोलते हैं रैंडम मोशन, इंग्लिश में रैंडम मोशन। अब भाई ये रैंडम मोशन या यादृच्छिक गति क्या है, समझिएगा इसको, यादृच्छिक गति को। जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, ठीक है, तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला होगा वहां पे धनावेश उत्पन्न हो गया होगा, तो वो क्या बन गया होगा? धनायन। क्या बन गया होगा? धनायन। ठीक है, और धातु में और क्या होंगे? परमाणु होंगे। ठीक है, परमाणु के साथ साथ क्या होंगे? अणु होंगे, और दूसरे भी। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हुआ नहीं, और भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हमें समझना है रैंडम मोशन या यादृच्छिक गति। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला था तो वो बन गया होगा धनायन। ठीक है, और जिनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला वो क्या होगा? परमाणु होगा। परमाणु के साथ साथ क्या होगा? अणु होगा, और इलेक्ट्रॉन कई सारे निकले होंगे तो क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब धातु के अंदर इतनी चीजें उत्पन्न होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनायन, परमाणु और अणु। अब भाई समझिएगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला, ये था कहाँ पे? धातु में ही था, और इसको क्या मिल गई थी? ऊर्जा। तो ये मदमस्त एकदम भागा जा रहा था, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जा रहा था। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अकेला तो था नहीं, और भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ होगा। उधर से दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इधर से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जा रहा, दोनों आपस में टकरा गए। जब टकराने के बाद क्या हुआ? दोनों अलग अलग दिशा में गति करने लगा, अलग अलग दिशा में गति करने लगे। दोनों अलग अलग दिशा में गति करने लगे। मान लो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक ये था, एक ये था। दोनों ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये आपस में टकराए। उसके बाद एक इधर चला गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा इधर चला गया इलेक्ट्रॉन। इधर एक यहाँ पे क्या मिल गया? इसको धनायन मिल गया, इसको क्या मिल गया? परमाणु मिल गया। ये आपस में फिर टकरा गए, ये आपस में फिर टकराए, और फिर टकराने के बाद फिर से गति करने लगे। कुल मिला के इनकी जो मोशन होती है वो जिगजैग मोशन होती है। किसके अंदर? धातु के अंदर। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब उत्पन्न होते हैं धातु के अंदर तो वो अनियमित गति करने लगते हैं। कोई इधर जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराता है, परमाणु से टकराता है, अणु से टकराता है, अपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो लगातार टकराने से क्या होता है? उसकी जो गति का वेग है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मोशन है, वो चेंज होता है। उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। देखो ये इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा था, टकराया, फिर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। ये सारी चीजें लगातार चेंज होती रहती है। तो इसी मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन या यादृच्छिक गति। जब रैंडम मोशन या यादृच्छिक गति पढ़ लिया यार, इसके पढ़ने के बाद आपका आता है दूसरा, आप दूसरा पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन के बाद होता है मुक्त पथ। दूसरा है मुक्त पथ, फ्री पाथ। फ्री पाथ, मुक्त पथ क्या है? देखो भाई, इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, जब वो टकराए उसके बाद फिर टकराए, मतलब दो लगातार टक्करें हों, तो उन दो लगातार टक्करों के बीच में जितनी दूरी तय करता है उसी को क्या बोलते हैं? मुक्त पथ। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन दो लगातार टक्करों के बीच में जितनी दूरी तय करता है उसको बोलते हैं मुक्त पथ। मुक्त पथ हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक तो है नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो मुक्त पथ से ही एक चीज बनती है, निकल के आती है औसत मुक्त पथ। औसत मुक्त पथ, औसत मुक्त पथ को बोलते हैं एवरेज फ्री पाथ।
एवरेज फ्री पाथ क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की कई सारे सभी इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है, इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो टक्करों के बीच चली गई दूरी, इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो टक्करों नहीं, किन्हीं दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से लगातार एक हो उसके बाद तुरंत दूसरी हो, तो इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? औसत मुक्त पथ बोलते हैं। औसत मुक्त पथ के बाद एक अगली बात आती है श्रांति काल। श्रांति काल, श्रांति काल क्या है? ठीक है, काल मीन्स होता है समय, श्रांति मतलब रिलैक्सेशन। तो श्रांति काल क्या है? ये भी बहुत आसान है, परिभाषा लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉनों ने किन्हीं कोई दो क्रमागत टक्करें की, तो उन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लिया गया उसको बोलते हैं श्रांति काल। अब श्रांति काल के बाद जो अगली चीज आती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं अपवाह वेग। इसका नाम क्या है? अपवाह वेग। इसी को बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग, और इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको समझो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? जो धातु थी, धातु में क्या थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे। ये देखो, एक धातु ले ली मैंने, धातु ले लीजिए, ठीक है। अब इस धातु में क्या होंगे? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनियमित गति करेंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, पहले इधर गया, यहाँ पे कहीं टकराया, फिर कहाँ चला गया? इधर, फिर टकराया, फिर ये इधर चला गया, फिर इधर ऐसे लौट आया, फिर टकराया होगा, फिर इधर चला गया होगा, फिर टकराया होगा, फिर इधर आ गया होगा। ये तो था इसकी मुक्त पथ, मतलब ये तो था इसका यादृच्छिक गति था। ये क्या थी? यादृच्छिक गति। फिर क्या किया हमने? इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल से। क्या कर दिया हमने? इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया। इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इधर पॉजिटिव हो गया टर्मिनल, इधर क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल। तो एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। क्या स्थापित हो गया? एक वैद्युत क्षेत्र। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। अब क्या स्थापित हो गया? वैद्युत क्षेत्र। जब E और F एक साथ आए तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E इक्वल्स क्या होता है? F अपॉन Q, या F इक्वल्स क्या होता है? E इंटू Q। मतलब जब E भी है Q भी है तो निश्चित बात है वहां पे क्या लगेगा? बल। तो ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगने लगेगा? एक बल लगने लगेगा, और उस बल के कारण ये क्या होंगे? धन से की ओर एक सूक्ष्म वेग से गति करने लगेंगे। अभी क्या था? इनका वेग बहुत ज्यादा था, बहुत तेजी से गति कर रहे थे। और कैसी गति कर रहे थे? अनियमित गति कर रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, कोई उन पर रोकथाम नहीं थी। जब हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो सेल से कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक नियत सूक्ष्म वेग से उच्च वेगों की ओर क्या करने लगे? गति करने लगे, एक नियत सूक्ष्म वेग से। अब इसी नियत सूक्ष्म वेग, ये जो ऊष्मीय वेग है, इसी को क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। अब आप इसको समझना, जब चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, अर्थात उसके सिरों पर क्या कर दिया जाता है? विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है। तो चालक के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नियत सूक्ष्म वेग से धन्स रे की ओर गति करते हैं। इसी नियत सूक्ष्म वेग को क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप रिकैप करके देख लीजिएगा, मतलब बैक करिए, फिर देखिए, 2-3 बार देख लीजिए इसको बैक करके, तो आसानी से आप इसको करने लगेंगे, मतलब समझ में पूरा आ जाएगा। थ्योरी समझ में आनी बहुत आवश्यक है। जब तक ये थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो आगे जो डेरिवेशन आ रहे काफी बड़े बड़े हैं वो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस डेरिवेशन के साथ। ये जो डेरिवेशन अपवाह वेग या अनुगमन वेग का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो अगला वाला टॉपिक मिस मत करिएगा, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है और आने की गुंजाइश भी है। ठीक है, फिर भाई मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप उसको बता सकते हैं। ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस, ये जो ईमेल एड्रेस चल रहा है ना, आप इस पर
हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।